एक बिल्कुल नैरेटिव ये बनाया जाता है सुशांत के यह नया इंडिया है, घर में घुस के मारता है, ऐसी चीज, ऐसी स्ट्राइक से, भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, आप देख रहे हैं ये ना, हमारे उसमें आ गई हैं, अब ये हमारे लेक्सिकन का पार्ट बन गई हैं, हमारे मुहावरे का पार्ट बन गई हैं। अब हम आम जिंदगी में भी ये बातें प्रयोग करने लगे हैं कि एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर दी। क्या इससे एक भारत की एक मजबूत छवि बनने में मदद मिलती है बाहर? मुझे नहीं लगता कि यूरोप भारत की कंट्रीज में? मुझे नहीं लगता कि भारत की मजबूत छवि बनने की इसकी वजह से भारत की मजबूत छवि बनती है या भारत को इससे बहुत फायदा मिलेगा। पाकिस्तान देखिए वैसे ही ऑलमोस्ट फेल्ड मुल्क है। उसकी उसकी चाहे माली हालत जो है, उसकी राजनीतिक अस्थिरता देख लीजिए वहां पर इमरान के साथ जो हो रहा है, उसकी सोशल स्टेटिंग देख लीजिए, उनकी अफगानिस्तान से लड़ाई है, उनकी ईरान से लड़ाई है। पाकिस्तान को डरा के धमका के या भूटान को या नेपाल को डरा धमका के आप क्या भारत की शक्ति दर्शाएंगे? भारत को अगर अपनी शक्ति दर्शानी है तो उसको चीन के खिलाफ दर्शानी पड़ेगी। जैसा कि कल उमर अब्दुल्ला ने कहा जेएनके असेंबली में कि आप पीओके लेने की बात करते हैं कि पाकिस्तान ले ऑक्युपाइड लीजिए। कश्मीर लेंगे, नहीं ले लीजिए, तो आप चीन से क्यों नहीं मांग रहे हैं? कश्मीर का हिस्सा तो चीन के पास भी है, आप उसी उसी लाइन में ये क्यों नहीं जोड़ते हैं कि हम चीन से भी हिस्सा लेके रहेंगे या चीन को छोड़ना चाहिए? तो आप तो सो जो जो मरा टूटा है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े मुल्क से बोल के देखिए ना भाई, जो जो जिसके साथ आपकी असली लड़ाई है, जो आपका स्ट्रैटेजिक जो आपका स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, उसका उसका जो ये नैरेटिव है और जो लैंग्वेज है, उसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब अगली बार कोई भी इस तरह की बड़ी टेरर स्ट्राइक सक्सीड कर जाती है या बड़ा कोई सुसाइड बॉम्बर या कुछ हो जाता है, तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि आप पिछले से ज्यादा हमला करें और उसकी वजह से दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान इतनी अनस्टेबल हालत में आप नहीं चाहते हैं कि आप हर बार एक नए लेवल पर जाके स्ट्राइक करें और उसकी वजह से दो दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इतना लड़ाई के नजदीक आए या उनके बीच में लड़ाई छिड़ जाए। ये सबसे बड़ा खतरा है कि आपने एक तरह से एक नया वो रूल स्टैब्लिश कर दिया है कि साहब अगर कुछ होगा तो इसी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा पीछे हटना। मान लीजिए दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, पर ऐसा कुछ हमला होता है जिसमें कि 30 40 50 लोगों की मौत होती है और उसके तार पाकिस्तान से जुड़े निकलते हैं, तो कितना दबाव होगा भारत की क्या विकेट राजनीतिक होगा नेतृत्व उनके पर पास? कि आप उसको करें। ठीक। और एक और चीज है जो कि मुझे एक अमेरिकी राजनयिक ने मुझे कहा, जो जिन्होंने साउथ एशिया से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत डीलिंग की है पिछले 18 साल से। उन्होंने मुझे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त हमको लगता था कि पाकिस्तान का इन मिलिटेंट्स पे, टेररिस्ट पे पूरी तरह से कंट्रोल है। वो तो बहुत कम हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे जो कि भारत के खिलाफ है, पर शायद हो सकता है कि पाकिस्तानी फौज के उनसे डायरेक्ट तार ना जुड़े हों। पाकिस्तान की फौज की बहुत बुरी इस वक्त स्थिति है, वो इमरान से डील नहीं कर पा रही है। तो उसकी वजह से भी ये रिस्क बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि कोई मिलिटेंट ग्रुप चाहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कर दें, जिससे कि कुछ और नया तमाशा शुरू हो। तो ये सब कहना मतलब ये सब बहुत सारी संभावनाएं हैं जो इसकी वजह से खुल जाती हैं, और वो सारी संभावनाएं जो हैं वो हेल्दी नहीं है और वो सेफ नहीं। उनमें उनमें बड़ा रिस्क है, उनमें थोड़ा डर है, खतरा है। मतलब आप मूलतः अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल पर ही जोर देंगे। मैं एक और सुशांत सर थोड़ा ठहरना चाहूंगा इसी इसी मुद्दे पर आपसे, एक थोड़ा सा और विस्तार में जाते हुए। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है, उसके बाद 2008 में फिर से बम्बई पर हमला, बम्बई पे बड़ा हमला होता है नवंबर में। और उस समय भी लगभग ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, लेकिन चूंकि भारत को रिटेलिएट नहीं करता है, तो यही डिप्लोमेटिक या कोर्सिव डिप्लोमेसी बातें यही सब चलती रहती हैं। इस बार यह संकेत दिया जाता है 2016 में कि भारत कुछ और भी कर सकता है, भारत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चूंकि सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस फेल हो चुके हैं, चूंकि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, इसलिए हम ये कदम भी उठा सकते हैं। ये जो थ्योरी चलती है एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल नैरेटिव से ही प्रेरित है, ये अपनी एक सेपरेट थ्योरी है। इसको आप किस तरह देखते हैं दोनों देशों के देखिए बीच के संबंधों की? आशुतोष, ये थ्योरी तो पहली बार नहीं आई है। आप तो उस वक्त से पत्रकार हैं जब एल के आडवाणी क्रॉस बॉर्डर परस्यूट की बात करते थे और टेरर कैंप्स को पीओके के अंदर खत्म करने की बात करते थे, जब एल के आडवाणी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते थे। तो ये पहली बात तो ये थ्योरी नहीं आई है। दूसरी बात है कि मैं नहीं मानता कि 2008 के बाद जो भारत की सरकार ने निर्णय लिया
सैन्य हमला नहीं करने का वो गलत था, वो कतई गलत नहीं था। उसकी वजह से भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। उसकी वजह से भारत को जितना इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मिला अमेरिका से, भारत को जितना सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिला, और भारत की रिस्ट्रेंट को जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला, उसका भारत को बहुत फायदा मिला है। उसके 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 बाद अमेरिका के नजदीक आने के लिए, अमेरिका से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के लिए, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए। शिव शंकर मेनन जो उस वक्त भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताब चॉइसेस में साफ कहा है कि मुझे उस वक्त लगता था कि शायद हमला करना चाहिए, पर जैसे हम्म। जैसे समय बीता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो बिल्कुल सही निर्णय था। जहां तक मैं उस वक्त व्हाइट हाउस में एक बहुत ऊंचे पद पर अधिकारी थे, मेरी उनसे बात हुई है इस बारे में 2008 के बारे में। उन्होंने मुझे कहा है कि ओबामा ने सिर्फ उनको यही कहा था कि, और बुश ने भी यही कहा था और ओबामा ने भी कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी कर। तो ओबामा उस वक्त राष्ट्रपति बनने वाले थे और बुश उस वक्त शायद राष्ट्रपति थे, या टर्नओवर का टाइम था कि कुछ भी हो जाए लड़ाई नहीं छिड़नी चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत को चाहिए आप भारत को दीजिए। और भारत को उस वक्त जिस तरह की सपोर्ट, जिस तरह की जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का कोऑपरेशन दिया गया, वो तो अनप्रेसिडेंटेड था। और वो भारत के रिस्ट्रेंट की वजह से, भारत के उसकी वजह से फायदा हुआ। राजदीप सरदेसाई की किताब में जो 2019 के बाद जो आई थी चुनाव के बाद, उसमें भी शिवशंकर मैनन को कोट किया गया है कि एयरफोर्स की तरफ से उस तरफ तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया लड़ाई का, कि उनको तो याद नहीं है कि उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन ऑप्शन दिया गया हो। तो वो शायद ग्राउंड फोर्सेस को और पूरी तरह से लड़ाई छेड़ने की बात है। देखिए आशुतोष, समझिए आप, भारत एक गरीब मुल्क है, हमारे $2,500 पर कैपिटा की इनकम है। हम युद्ध से भारत की इकोनॉमी और पीछे जाएगी। जो गरीब लोग 800, आपके आपके 80 करोड़ लोग जो कि अभी भी फ्री राशन पर जिंदा हैं, खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं, या जिसको वो इंडिया 3 बोलते हैं, अभी जो आपकी नई स्टोरी आई है, उन लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद मेरे और आप जैसे लोगों को इतनी समस्या ना हो, पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होगी अगर अगर भारत का किसी और मुल्क से युद्ध होता है, और खासतौर पर वो युद्ध पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, जो कि खुद न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। वो हमको इतना आज के वक्त में उसकी जरूरत नहीं है। हमको स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, और अपने आप को गोल आपके पूरे होने चाहिए। अगर आप गोल बिना लड़ाई लड़े, बिना हथियार यूज किए, सिर्फ धमकाकर, डेटरेंस से, डिप्लोमेटिक कोर्शन से, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करके आप अगर वो गोल अचीव कर सकते हैं, तो मेरे तरफ से वो, मेरी 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 समझ में वो ज्यादा समझदारी है। जहां तक ये हमला करने की बात है, लड़ाई करने की बात है, उससे आप नेशनलिज्म की फीलिंग देश के अंदर बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर उससे आप अपोजिशन को एम्बेरस कर सकते हैं कि वो आए और आपके पीछे खड़ा हो, क्योंकि अगर लड़ाई लगेगी तो सबको आपके पीछे खड़ा ही होना पड़ेगा। कोई तो नहीं कह सकता कि आप नहीं ना लड़े। तो उसका एक पॉलिटिकल इंपेरेटिव हो सकता है, उसका एक नेशनलिस्ट इंपेरेटिव हो सकता है, उसका एक आइडियोलॉजिकल इंपेरेटिव हो सकता है, जो सावरकराइट आइडियोलॉजी है कि भाई हिंदू बड़े मर्द होने चाहिए और बड़े अग्रेसिव होने चाहिए, और उनको मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए, जैसा कि अरुण शोरी ने अपनी किताब में भी लिखा है, जो नई सावरकर की सावरकर किताब पर आई आई है। है। हाँ, तो अगर उस तरह की सोच, उस तरह की समझ है, और उसको आगे बढ़ाने का एक आइडियोलॉजिकल मोटिव है, तो बात दूसरी है। अदरवाइज समझदारी से बड़े मुल्क को, जिसमें कि इतनी गरीबी है, जिसमें कि इतनी समस्याएं हैं, उसको लड़ाई की जगह, मेरा मानना है कि डिप्लोमेटिक तरीके से बिना लड़ाई लड़ाई जो चीजें की जा सकती हैं, लड़ाई शुड बी एब्सोल्युटली अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बिल्कुल जब कोई ऑप्शन। एक आखिरी बात पूछूंगा मैं सुशांत आपसे। आप चूंकि येल में अमेरिका में ही हैं, डीसी से अच्छे से कनेक्टेड हैं। इन जी दिनों जो वहां नई सरकार आई है, आपने कहा कि ओबामा नहीं चाहते थे युद्ध हो। इन जी दिनों जो सरकार आई है, सिर्फ आपसे एक हाइपोथेटिकल एनालिटिकल पूछ रहा हूं, जी। उसका क्या रुख हो सकता है अगर ऐसी कोई घटना होगी? क्या वो भी यही चाहेगी लड़ाई ना हो? 2019 में बालाकोट के दौरान ट्रंप का ही एडमिनिस्ट्रेशन था, और हाँ। हाँ, और जैसा कि आपको पता है कि पहला स्टेटमेंट जो ट्रंप सरकार की तरफ से आया, वो तो एक तरह से कार्ड प्लांच था कि भारत हमला कर सकता है, काउंटर टेरर हमला कर दे पाकिस्तान पर। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रंप उस वक्त कोरिया में थे, उनको कोई परवाह नहीं थी जब तक कि मिसाइल वगैरह फायर नहीं हुए। जो मैंने लोगों से यहाँ बात की, क्योंकि मैं स्टोरी लिख रहा था जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तभी मैं स्टोरी रिपोर्ट कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों का कहना था कि शायद अब इतना ट्रंप का इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि लड़ाई वगैरह रोकने में, पर वो नहीं चाहेंगे कि लड़ाई हो, पर उस तरह का इंटरेस्ट जैसा कि जॉर्ज बुश के वक्त में, या ओबामा। वक्त में था, उस तरह की तो इंटेंसिटी, उस तरह का तो नहीं होगा। आप ये देखिए, अभी तक ट्रंप ने तो भारत के लिए राजदूत भी नियुक्त नहीं किया है, ना भारत के लिए कोई राजदूत नियुक्त किया है। वो देखिए, जो श्याम सरन ने अपने पीस में लिखा, कल परसों का जो पीस आई था, हाँ, थी, कल हाँ। या परसों का जो पीस था, उसमें जो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तो ट्रम्प भारत को
रूस और चीन की लाइन में नहीं गिनते हैं। वो एक बहुत छोटी ताकत के तौर पर, बहुत हल्के तौर पर लेते हैं। जब वो मल्टीपोलैरिटी की बात होती है, तो वो मल्टीपोलैरिटी सिर्फ रूस और चाइना के लिए है कि आप ये बराबर की ताकतें हैं, भारत को वो उसमें नहीं नापते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प जिस तरह से उनकी हरकतें हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि वो क्या करेंगे, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की अपने एड्रेस में, जो उनका एड्रेस था कांग्रेस को, उसमें उन्होंने टोटली। पाकिस्तान की तारीफ की। और जब यूएस गवर्नमेंट ने सारी फॉरेन एड बंद कर दी, तब भी उन्होंने पाकिस्तान की F-16 के लिए एड बंद नहीं की। तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या परस्यू कर रहे हैं, पर हाँ, जहां तक आप काफी प्रिडिक्ट कर सकते थे पहले के प्रेसिडेंट्स के लिए, ओबामा के लिए, बुश के लिए, बाइडेन के लिए, इनके लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। पर जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि वो इतने सिंसियर नहीं है युद्ध को रोकने के लिए या किसी चीज के लिए, जितने के बाकी अफ्रीकी राष्ट्रपति थे। थैंक यू सुशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक समाप्त करना चाहूंगा आपने जो कहा उसकी एक सूत्र वाक्य को, कि जो बालाकोट में हुआ, जो मिस इन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन जहां से शुरू होती है, उसकी परिणति और उसका अंत अंततः गलवान में जाकर होता है, जहां हम अपने सैनिकों की शहादत को, अपनी जमीन छीने जाने पर भी एकदम चुप रहे आते हैं। हमारे पीएम कहते हैं कि ना वहां कुछ हुआ था, ना कोई घुसाया था। आपने बड़ा सही कहा कि ये बालाकोट से वो थ्रेड चला आ रहा है। आप छुपाएंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप अपनी फौज को, अपने सच को स्वीकारने से वो बचती रहेगी, और फिर अंततः हम गलवान पर पहुंच जाएंगे, जो आज चीन में हो रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।